जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा अलग अलग संस्कृतियों वाला देश जो अभी अभी आजाद हुआ है। अब उस देश का भविष्य, उसके सपने, उसके चलने का तरीका सब कुछ कागज पर उतारना है। ये कहानी है हमारे भारतीय संविधान के बनने की। एक ऐसा दस्तावेज जो सिर्फ कानून की किताब नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये संविधान आखिर होता क्या है। एकदम सीधे सीधे कहें तो ये वो नियम और कानून है जिनके हिसाब से कोई भी देश चलता है। ये सरकार के लिए भी और देश के नागरिकों के लिए भी, दोनों के लिए एक तरह की गाइड बुक है। अपनी कहानी के इस पहले हिस्से में हम सीधे भारत पर आने से पहले जरा दुनिया भर के संविधानों पर एक नज़र डालेंगे। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि भारत का संविधान आखिर इतना खास और अनोखा क्यों है। अच्छा, अब ये देखिए, ये काफी दिलचस्प है। एक तरफ अमेरिका है जिसने दुनिया को पहला लिखा हुआ संविधान दिया। दूसरी तरफ ब्रिटेन है जिसका संविधान लिखा ही नहीं गया, वो परंपराओं पर चलता है। यहाँ मोनाको का संविधान है, दुनिया में सबसे छोटा। और फिर आता है हमारा भारत, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पर यह बात सिर्फ साइज की नहीं है। हमारा संविधान ना तो बहुत ज्यादा सख्त है, ना ही बहुत ज्यादा लचीला। मतलब इसके कुछ हिस्सों को बदलना बेहद मुश्किल है, तो कुछ को जरूरत के हिसाब से समय के साथ बदला भी जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि भारत को अपने संविधान की जरूरत महसूस कब हुई। देखिए, ये मांग कोई एक दिन में नहीं उठी थी। इसके पीछे दशकों का संघर्ष और बहुत सारी उम्मीदें थीं। चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर एक नजर डालते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। कहानी की पहली झलक 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज बिल में दिखती है। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने साफ साफ कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की मर्जी से बनेगा। 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार एक संविधान सभा बनाने की बात रखी, जिसे 1935 में कांग्रेस ने अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। और इतने सालों के दबाव के बाद आखिरकार 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को मान लिया। मांग तो मान ली गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, इतना बड़ा काम करेगा कौन? यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है संविधान सभा की। वो सभा जिसे भारत का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये नंबर याद रखिएगा, 389। यही वो संख्या थी जो पूरे भारत की आवाज बनने वाली थी। ये संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या थी। तो ये 389 सदस्य आए कहाँ से? ये ढांचा इसे समझाता है। इनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के अलग अलग प्रांतों से चुनकर आए थे और बाकी के 93 सदस्य देसी रियासतों के राजाओं ने भेजे थे। तो ये एक तरह से चुने हुए और मनोनीत दोनों तरह के सदस्यों का एक मिक्सचर था। जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए और उसके बाद संविधान सभा की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, कांग्रेस 208 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थीं। ये चुनाव सीधे जनता ने नहीं किए थे, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि चुने थे। तो सभा तैयार थी और अब काम शुरू होना था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और फिर आया 13 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन, जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यही वो प्रस्ताव था जिसने हमारे संविधान की आत्मा और सोच की नींव रखी। नींव तो रख दी गई थी, लेकिन अब उस पर एक बहुत बड़ी और मजबूत इमारत खड़ी करनी थी। अब शुरू होती है संविधान को लिखने की कहानी, जिसमें ढेर सारी समितियां थीं, जबरदस्त बहसें हुईं और बहुत कड़ी मेहनत की गई। अब देखिए, संविधान बनाने का काम इतना बड़ा था कि इसे एक साथ करना नामुमकिन था। इसलिए काम को कई समितियों में बांटा गया। जैसा कि हम देख सकते हैं, हर बड़ी जिम्मेदारी देश के सबसे बड़े नेताओं के कंधों पर थी। जवाहरलाल नेहरू केंद्र की शक्तियों को देख रहे थे, सरदार पटेल प्रांतों और मौलिक अधिकारों के मामलों को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा की कार्यवाही कैसे चलेगी ये सब देख रहे थे। काम कितना ज्यादा डिटेल में हो रहा था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि बड़ी समितियों के अंदर भी छोटी छोटी उप समितियां थीं। जैसे मौलिक अधिकारों के लिए जे.बी. कृपलानी की सब कमेटी और अल्पसंख्यकों के मुद्दों के लिए एच.सी. मुखर्जी की सब कमेटी। मतलब हर छोटी बड़ी चीज पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया जा रहा था। तो इस पूरे काम में आखिर वक्त कितना लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन।
सोचिए, लगभग 3 साल। ये आंकड़ा बताता है कि इस दस्तावेज को बनाने में कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितना समर्पण लगा था। और ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, ये कला का नमूना भी था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे अपनी खूबसूरत लिखावट में हाथ से लिखा और नंदलाल बोस जैसे बड़े कलाकारों ने इसे सुंदर चित्रों से सजाया। अब हम कहानी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। संविधान का ड्राफ्ट तैयार था और अब वक्त था इसे अपनाने का, इसे लागू करने का, ताकि एक नए राष्ट्र का उदय हो सके। यहाँ 2 तारीखें बहुत जरूरी हैं और इनके बीच का फर्क समझना भी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे बनाकर तैयार कर लिया और अपनाया। इसीलिए इस दिन को हम संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया और इसी दिन भारत सही मायने में गणराज्य बना, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब संविधान पर दस्तखत किए गए। कुल 284 सदस्यों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए। इनमें 15 महिला सदस्य भी थीं और हंसा मेहता दस्तखत करने वाली पहली महिला बनी। दस्तावेज पर सबसे पहला हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किया और सबसे आखिरी हस्ताक्षर सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान के साथ ही एक नए देश की दूसरी पहचानें भी तय हो रही थी। हमारा तिरंगा तो 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया गया था। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। ये दिन भी बहुत ऐतिहासिक था जब हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो इस पूरे शानदार सफर का निचोड़ क्या है? कुल 11 बैठकें हुईं। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था, 15 महिला सदस्य थीं और सबसे जरूरी बात, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिन्हें हम सब भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए, इतने दशक बीत जाने के बाद भी भारतीय संविधान आज भी इतना जरूरी और प्रासंगिक क्यों बना हुआ है? ये सवाल हमें इसकी ताकत, इसके मूल्यों और एक देश के तौर पर हमारे सफर पर सोचने के लिए मजबूर करता है।